नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 18 के बारे में। चैप्टर 18 जो है बात करता है आपका आरोपों के प्रारूप के बारे में, यानी कि जो चार्ज लगाए जाते हैं किसी अपराधी पे, अभियुक्त पे, वो उसमें क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, क्या आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर एक बार किसी अभियुक्त पे आरोप लगाया गया तो क्या उस आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है तो कब तक किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो चैप्टर 18 है ये हम दो पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन जो हमारा होने वाला है ये पहला पार्ट है, तो इसमें बने रहेंगे इन तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पर चैप्टर 18 जो है उसमें धारा 234 से धारा 240 तक के प्रोविजन आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 1 में, ठीक है। इसके आगे का हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे ये पूरा जो चैप्टर 18 है इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्या कहता है, अगर यहाँ पे आरोप के बारे में बात की गई तो आरोप की परिभाषा कहाँ पे बताई गई है BNSS में, तो धारा 2 के F में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बताया गया है आरोप के अंतर्गत क्या क्या आता है कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों, क्या हो, जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष इसके अंतर्गत आ जाता है आरोप के अंतर्गत। अब इससे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तब यहाँ पे इस आरोप की मीनिंग समझते हैं। तो आरोप की मीनिंग क्या होता है कि आरोप लगाने का अर्थ क्या है। आरोप लगाने का अर्थ ये है कि जो अपराधी है यानी जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको एक सटीक जानकारी मिलती है आरोप के माध्यम से कि उसके ऊपर किस अपराध का अभियोग लगाया गया है, उसने कैसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए ऐसा आरोप लगाया गया है। तो एक सटीक जानकारी देता है आरोप के माध्यम से। अब वहीं अगर हम बात करें इस आरोप को लगाने का क्या उद्देश्य होता है, तो आरोप को लगाने का जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि अभियुक्त के एक सूचना देना कि उस पर किस अपराध का अभियोग लगाया गया है। दूसरा यहाँ पे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आरोप है जो जांच को विचारण से अलग करता है, यानी कि जो इंक्वायरी है इंक्वायरी को ट्रायल से अलग करता है। कैसे, जब यहाँ पे चार्ज लगा दिया जाता है, जब आरोप लगा दिया जाता है तो उस आरोप को लगाने के बाद ही क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, यानी विचारण स्टार्ट हो जाता है। तीसरा यहाँ पे अगर हम उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे कहता है अभियुक्त को एक स्पष्ट प्रावधान करता है, यानी कि स्पष्ट करता है अभियुक्त को कि उसे अब किस बारे में प्रतिरक्षा करना है, उसके खिलाफ कौन सा ऐसा मामला आया है जिसके बारे में अब वो आगे की प्रोसीडिंग करने वाला है। तो ये हो गया आपका आरोप के उद्देश्य के हो गए। अब यहाँ पे देखिए एक केस है, केस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो केस है BN श्रीकांती बनाम मैसूर राज्य 1958 का मामला था। इसमें क्या कहा गया था कि जो अभियुक्त के विरुद्ध, यानी जो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं उसकी एक सूचना देनी होगी, अभियुक्त को पूरी सूचना देनी होगी। कि सूचना क्या देनी होगी कि उसके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं, किस घटना से संबंधित आरोप लगाए गए हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये अभियुक्त को एक सही और सटीक सूचना मिलती है कि उसके खिलाफ क्या मामला पंजीबद्ध किया गया है, कि उसके खिलाफ कौन सा ऐसा आरोप लगाया गया है। तो इसकी सही और सटीक जानकारी उस अभियुक्त को मिल जाती है। तो इस केस में ये कहा गया। वहीं अगर हम बात करें जो एक क्वेश्चन आता है, इसे UP APO 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या था कि क्या आरोप विरचित करते समय, यानी जब चार्जेस जो है फ्रेम किया जा रहे हैं ना, तो उस टाइम पे या फिर जब अपराध का संज्ञान लिया जा रहा है उस टाइम पे अभियुक्त को कोई दस्तावेज, यानी अभियुक्त जो है कोई दस्तावेज पेश करने का उसको अधिकार है या नहीं है। तो उसी से रिलेटेड एक केस है उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पाढ़ी। यहाँ पे क्या बताया गया था कि जब आरोप विरचित किया जा रहा हो या फिर अपराध का संज्ञान किया जा रहा हो उस टाइम पे एक्यूज्ड को कोई भी दस्तावेज पेश करने का अधिकार नहीं है। ये बताया गया था उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पाढ़ी वाले केस में। अब अगर हम बात करें इस आरोप के कंटेंट्स क्या होते हैं, चार्जेस, कंटेंट्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो धारा 234, अब धारा 234 पहले क्या हुआ करती थी, धारा 211 हुआ करती थी CRPC में। अब यहाँ पे धारा 234 हो चुका है। तो यहाँ पे कहता है पहला, इसमें 7 पॉइंट्स बताए गए हैं, जिसमें से पहला क्या कहता है, प्रत्येक आरोप में अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है, यानी कि उस अपराध का जो अपराध हुआ है, ये जिसके बारे में आरोप लगाया जाना है उस अपराध का
क्या एक कथन लिखना होगा, एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि उसके ऊपर किस अपराध का वहाँ पे आरोप लगाया जाना है। ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे नाम दिया गया है, जैसे मान लीजिए विधि में अगर कोई अपराध हुआ है जिसको एक मान लीजिए मर्डर दिया गया है, ठीक है, एक नाम दिया गया है हत्या, अगर हत्या नाम दिया गया तो हत्या लिखना है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया, चोरी जैसे हो गई तो चोरी एक नाम दे दिया गया है। अगर ऐसे नाम नहीं दिया है तो फिर क्या करना होगा, उस अपराध का सृजन करने वाले विधि द्वारा उसे अगर कोई नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की एक डेफिनेशन देनी होगी, और इतनी डेफिनेशन देनी होगी ताकि सामने वाले जो यानी जिसके अगेंस्ट में लगाया गया है, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है उसको समझ में ये तो समझ में आ जाए कि उसके खिलाफ कौन सा मामला यहाँ पे आया हुआ है, यानी उसके ऊपर कौन सा आरोप लगाया गया है, इतनी डेफिनेशन उसको देनी होगी। उसके बाद कहता है विधि और विधि की वह धारा, यानी कि जैसे बीएनएस है, ठीक है, तो बीएनएस क्या होगी, एक विधि होगी। अब इस विधि के अंदर जो मान लीजिए चोरी है, चोरी को किसी न किसी धारा में परिभाषित किया होगा, किसी न किसी धारा में इसको पनिश किया होगा, तो उस धारा को क्या करना होगा, उस धारा को लिखना होगा साथ ही साथ, अर्थात आपको एक्ट का नाम और साथ ही साथ धारा, कौन सी धारा में ऐसा अपराध है उसको लिखना होगा। उसके बाद 5 नंबर आता है तथ्य के आरोप लगा दिया गया है, इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित सभी शर्तें जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई। अब यहाँ पे जब आरोप लगाया जाता है ना, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि आपने क्या किया है, आरोप के सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा कर दिया है। जैसे चोरी है, ठीक है, तो चोरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि बेईमानी आती है, कपटपूर्वक यहाँ मान लीजिए जो एक संपत्ति है पोजीशन में से हटाया जाना, तो और भी जितने भी यहाँ पे उसके कंटेंट्स हैं चोरी के, तो उन सभी को यहाँ पे फुलफिल कर दिया गया है, ऐसा माना जाएगा अगर आरोप लगाया गया है तो। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें अगर उद्दापन की, तो उद्दापन से संबंधित कुछ उस उद्दापन के कंटेंट्स भी कंप्लीट हुए होंगे अगर आरोप लगा रहे हो तो। इस तरीके से माना जाता है समतुल्य, इस कथन के समतुल्य माना जाता है कि अपेक्षित सभी शर्तों का पूरा कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर लैंग्वेज की बात की जाए कि जो आरोप लगाया जाएगा वो किस लैंग्वेज में लगाया जाएगा, तो न्यायालय की भाषा में लगाया जाएगा, हर लोकल लैंग्वेज नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे न्यायालय की भाषा में क्या किया जाएगा, उस आरोप को लगाया जाएगा। उसके बाद आता है पूर्व दोष सिद्धि का वर्णन, यानी कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो प्रीवियस कन्विक्शन भी उसमें लिखना होगा उस आरोप में कि इसके प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है ऐसे व्यक्ति का। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है धारा 235, जो धारा 212 हुआ करती थी। अब यहाँ पे कहता है समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ। अब जब यह चार्जेस लगाए जाएंगे, जब चार्ज फ्रेम किए जाते हैं ना, उस चार्ज को फ्रेम करते समय यहाँ पे उस अपराध के बारे में, नहीं अपराध कौन से समय में हुआ, किस स्थान पे हुआ, किस व्यक्ति के बारे में है, इन सभी की इतनी विशिष्टियाँ देनी होगी कि ताकि अभियुक्त समझ सके कि उसके खिलाफ कौन से अपराध का मामला यहाँ पे आया है, कौन से उस अपराध के बारे में उसके आरोप लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये सभी विशिष्टियाँ उसके बारे में देनी होगी, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है धारा 236, जो धारा 213 हुआ करता था। यहाँ पे कहता है कि कब अपराध किए जाने की रीत कथित की जानी चाहिए, यानी कि एक प्रकार से एक मैनर बताया जाना चाहिए। कौन सा मैनर, कि यहाँ पे आपने जो अपराध किया है वो किस मैनर से किया है, किस रीति से किया है, लेकिन ये हर उसमें नहीं बताया जाए, हर अपराध में नहीं बताया जाए, कुछ ही अपराध होंगे जिसमें यहाँ पे विशिष्टियाँ बताई जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे कहता है जब मामला धारा 234 धारा 235 वर्णित विशिष्टियाँ अभियुक्त को इस बात की पर्याप्त सूचना नहीं देती जिसका उस पर आरोप है, तब उस रीति में जिसमें अपराध किया गया है आरोप में अब अंतर्विष्ट होगी। जैसे मान लीजिए जिस छल हो गया, मिथ्या साक्ष्य देना हो गया, जैसे मिथ्या साक्ष्य देता है कोई व्यक्ति, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना होगा कि यहाँ पे छल हुआ है तो किस तरीके से छल हुआ है। साथ ही साथ अगर मिथ्या दस्तावेज, मिथ्या साक्ष्य दिया गया तो मिथ्या साक्ष्य कहाँ पे दिया गया है, कैसे दिया गया है, ये सारी चीज़ें इसकी रीति लिखनी बतानी होगी। हर अपराध की बात नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे जैसे छल की बात करता है, मिथ्या साक्ष्य देने की बात करता है, फॉल्स गिविंग एविडेंस, ठीक है, गिविंग फॉल्स एविडेंस, इन सभी के बारे में, यहाँ पे चीटिंग के बारे में, इन सभी के बारे में क्या करना हो, रीत कथित की जानी चाहिए। बाकी किसी में यहाँ पे रीत कथित नहीं किया जाना है। उसके बाद आता है अगर मान लीजिए जो आरोप लगाए गए, आरोप में कुछ गलतियाँ पाई जाती हैं, यानी कि कुछ गलतियाँ हो गई, तो फिर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
तब यहाँ पे कहते हैं धारा 238 में, तो धारा 238 क्या कहता है, गलतियों का प्रभाव अपराध या उन विशिष्टियों का जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, यानी कि अपराध या फिर उन विशिष्टियों का जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है कि कौन से अपराध हुए हैं या फिर अपराध की कौन सी विशिष्टियां हैं जिनके माध्यम से यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है, तो ये कथन होना अपेक्षित है। मान लीजिए ऐसा कथन करने में कोई गलती या लोप हो जाती है, यानी कोई यहाँ पे मिस्टेक होती है या फिर कोई ओमिशन हो जाती है कि या तो आप गलती कर रहे हो या फिर आप कोई लोप कर देते हो, तब यहाँ पे जो ये गलती और लोप है ना, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो प्रभाव कहता है कि मामले के किसी प्रकरण तभी तात्विक माना जाएगा जब अभियुक्त को उस गलती या लोप के कारण वास्तव में भुलावे में पड़ गया है या उसके कारण न्याय नहीं हो पाया। अब यहाँ पे देखिए, जब गलती है ना, अब या फिर लोप जो किया गया है, अब उसको तात्विक यानी आवश्यक तब माना जाएगा जब यहाँ पे उस गलती के कारण या लोप के कारण जो अभियुक्त है यानी जो एक्यूज्ड है वो भुलावे में पड़ गया कि उसके ऊपर ऐसा कौन सा आरोप लग गया है, या फिर उसके कारण अगर न्याय नहीं हो पाया तब यहाँ पे उसका प्रभाव पड़ेगा, फिर तात्विक माना जाएगा इस ऐसी गलती को। अदरवाइज ऐसी गलती को कोई तात्विकता नहीं रहेगी, कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब यहाँ पे इसका दृष्टांत जो गा है आप इसके साथ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो दृष्टांत इसका गा है वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए जैसे ए है, ठीक है, ए है और बी, ए पर बी से छल करने का आरोप है, यानी ए के ऊपर क्या आरोप है कि बी से इसने क्या किया है, छल किया है। लेकिन जिस रीति से उसने छल किया, खा से छल किया है यानी बी से छल किया है, इस आरोप में वर्णित नहीं है, यानी कि ए ने जो बी से छल किया वो किस तरीके से किया है ये वर्णित नहीं है। अब यहाँ पे इनके बीच में तो बहुत सारे संव्यवहार मान लीजिए हुए हों, ट्रांजैक्शन बहुत सारे हुए होंगे। अब यहाँ पे अब ए को तो पता नहीं कौन से छल की बात करता है, तो यहाँ पे ये इसके रेख रीति भी बतानी पड़ेगी। यहाँ पे भुलावे में पड़ सकता है ये, तो यहाँ पे जो गलती हुई है ना रीति ना कथित करने की, तो ये क्या होगा, ये तात्विक गलती मानी जाएगी। इसी तरह से धारा 510 अगर आप पढ़ोगे, धारा 510 में भी यहाँ पे इस तरीके का कोई एक प्रावधान मिलता है कि अगर आरोप विरचित ना करने या उसके अभाव में या उसकी गलती का क्या प्रभाव होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई उससे कोई न्याय नहीं हो पाया है तब फिर वो गलती उस मानी जाएगी, अदरवाइज गलती नहीं मानी जाएगी। धारा 510 इसको नोट डाउन करिएगा, इसके साथ लिंक करिएगा। उसके बाद आता है धारा 239। धारा 239 जो है वो किसके बारे में बात करता है, न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। अब मान लीजिए एक बार न्यायालय ने क्या किया, आरोप लगा दिया अभियुक्त पे। अब अभियुक्त पे जब आरोप लगाया तो बाद में कुछ हो सकता है कुछ साक्ष्य आए होंगे या फिर किसी अन्य कारण से न्यायालय को लगा कि नहीं आरोप में परिवर्तन करना चाहिए, तो फिर न्यायालय क्या कर सकता है, आरोप में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन कब तक कर सकता है, यहाँ पे इसका पहला जो सबसेक्शन है वो कहता है कि आरोप में निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय परिवर्तन या परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि जब निर्णय सुनाया जा रहा है, निर्णय सुनाने के पहले तक कभी भी किसी भी स्टेज पर क्या किया जा सकता है कि उस आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है या फिर परिवर्धन किया जा सकता है। यानी कि परिवर्तन का मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाया जा सकता है, परिवर्तन मतलब कुछ उसमें जोड़ा भी जा सकता है, कोई और सेक्शन और भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जब मान लीजिए जब यहाँ पे ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन किया जा रहा होगा तब अभियुक्त को ऐसा पढ़कर सुनाया जाएगा कि आपके खिलाफ ऐसा आरोप लगा था, अब इसको चेंज करते हुए ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इन सभी को यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है, तो उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ किसका, अभी सिर्फ मेरे पास बीएनएस का पीडीएफ है, बीएनएस का पीडीएफ आपको 499 रुपीज़ में मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है धारा 240। धारा 240 क्या बात करता है, अब आरोप को परिवर्तित तो कर दिया गया, लेकिन जब आरोप को परिवर्तित किया जाता है तो फिर साक्षियों को पुनः बुलाया जाएगा ताकि उनके एग्जामिनेशन कराया जा सके, यानी कि चीफ कराया जा सके, क्रॉस कराया जा सके। इस तरीके से यहाँ पे उनको वापस बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है जब कभी विचारण प्रारंभ करने के पश्चात, यानी जब ट्रायल स्टार्ट हो चुका है उसके बाद आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है, नहीं परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है। यहाँ पे ये क्यों लिखे, विचारण प्रारंभ करने के पश्चात,
तो विचारण देखिए, एविडेंस कब लिया जाते हैं, विचारण का मतलब ही क्या होता है, एविडेंस लेना। यानी कि जब चार्ज लगा दिया जाता है उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, विचारण स्टार्ट हो जाता है। और विचारण स्टार्ट होने के बाद जो एविडेंस लेते हैं, अब मान लीजिए किसी साक्षी का एविडेंस ले लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या कर दिया जाता है, विचारण प्रारंभ होने के बाद यहाँ पे उसमें आरोप पे परिवर्तन कर दिया जाता है या फिर कुछ और आरोप जोड़ दिया जाता है उसमें। तब यहाँ पे अभियोजक जो है या फिर अभियुक्त है उनको क्या किया जाएगा, उनको परमिशन दी जाएगी न्यायालय के द्वारा। क्या परमिशन दी जाएगी कि आप क्या कर सकते हैं, साक्षियों को पुनः परीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि जो जिन साक्षियों की परीक्षा हो चुकी है उनको आप क्या कर सकते हो, वापस बुला सकते हो और क्या कर लो, उनकी एग्जामिनेशन कर लो। तब तक यहाँ पे न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किया जाए, ये विचार नहीं है कि न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से अभियोजक। अब मान लीजिए न्यायालय का यह विचार है कि जो यहाँ पे अभियोजक या अभियुक्त किसी ऐसे साक्षी को इसलिए बुलाना चाहते हैं ताकि उनको तंग किया जा सके या फिर मामले में विलंब किया जा सके, तो फिर यहाँ पे परमिशन नहीं दिया जाएगा पुनः परीक्षा की। लेकिन अगर न्यायालय का विचार है कि यहाँ पे पुनः परीक्षा का अनुज्ञा दी जानी चाहिए तो दे सकता है। वहीं अगर दूसरा कहता है कि अगर अन्य साक्षी यानी जिस साक्षियों की परीक्षा अभी तक हुई ही नहीं है उनको भी अगर बुलाना चाहे अगर अभियोजक या अभियुक्त, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बुला सकते हैं, उनको लिए परमिशन अनुज्ञा दी जा सकती है। ये धारा 240 हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। और अगला लेक्चर में हम धारा 241 से पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 18 का ही पार्ट होने वाला है, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।